नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से मलेशिया की 2 दिन की यात्रा पर। अमेरिका और ईरान ने ओमान में परमाणु वार्ता की। फ्रांस ग्रीनलैंड में वाणिज्य दूतावास खोलने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश बना। पाकिस्तान में इस्लामाबाद के एक शिया धार्मिक केंद्र पर आत्मघाती हमले में 31 लोग मारे गए और 170 घायल। और भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हराकर छठी बार अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिन की मलेशिया यात्रा पर कुआलालंपुर के लिए रवाना होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों पक्ष अपने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने सहित संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा करेंगे। कल का सबसे बड़ा आकर्षण प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय से मिलना होगा। सलामत दतांग मोदी जी के नाम के इस कार्यक्रम में करीब 15,000 लोगों के आने की उम्मीद है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया जाएगा। फ्यूजन और एलईडी डांस, गाने बजाने जैसे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। माइंस इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होने वाला यह आयोजन भारतीय समुदाय की संस्कृति की झलक दिखाएगा। मलेशिया में भारतीय समुदाय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा पीआईओ समुदाय माना जाता है। इसके बाद रविवार को प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत होगी और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। दुर्गेश भदौरिया, आकाशवाणी समाचार, कुआलालंपुर। अमेरिका और रूस के बीच नई रणनीतिक हथियार कटौती संधि न्यू स्टार्ट की समय सीमा कल समाप्त होने के बाद अमेरिका ने आज एक नए शस्त्र नियंत्रण समझौते की मांग की। रूस ने प्रस्ताव दिया था कि दोनों पक्ष स्वेच्छा से समझौते की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दें ताकि उत्तराधिकारी संधि पर बातचीत के लिए समय मिल सके। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक नई संधि होनी चाहिए। अमेरिका के विदेश उपसचिव थॉमस डिडानो ने जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कहा कि न्यू स्टार्ट संधि का न तो अमेरिका और न ही वैश्विक सुरक्षा के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा कि संधि में खामियां थीं और इसमें चीन को शामिल नहीं किया गया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से बात की और भविष्य में होने वाले परमाणु हथियार कटौती समझौते में चीन को शामिल करने का आह्वान किया। हालांकि चीन के निरस्त्रीकरण राजदूत शेन जियान ने आज कहा कि चीन रूस और अमेरिका के साथ नई बातचीत में भाग नहीं लेगा। अमेरिका और रूस 4.5 वर्ष से अधिक समय के बाद पहली बार उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। एक रिपोर्ट। अमेरिका और रूस के बीच उच्च स्तरीय सैन्य संवाद वर्ष 2021 के अंत में रोक दिया गया था, क्योंकि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पहले रूस और अमेरिका के बीच तनाव पैदा हो गया था। उस समय डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति पद के दूसरे कार्यकाल के लिए प्रचार चल रहा था और उन्होंने इस संघर्ष को जल्द समाप्त कराने का वायदा किया था। अमेरिका की यूरोपीय कमान ने एक बयान में बताया कि सैन्य संवाद की बहाली से स्थायी शांति के लिए काम करने के लिए दोनों पक्षों को सैन्य संपर्क स्थापित करने का मंच मिलेगा। विश्व दर्पण के लिए मैं सरफिरोजी। अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज ओमान में अप्रत्यक्ष बातचीत की, जो पिछले साल अमेरिकी सैन्य हमलों में ईरानी परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाए जाने के बाद दोनों प्रतिद्वंद्वुओं के बीच पहली औपचारिक बातचीत थी। ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी की मध्यस्थता में हुई ये बातचीत ओमान की राजधानी मस्कत में हुई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस सत्र को एक अच्छी शुरुआत और एक बहुत अच्छी शुरुआत बताया और बातचीत जारी रखने की आपसी इच्छा का उल्लेख किया। ईरानी सरकारी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य के दौरे के लिए समन्वय संबंधित राजधानियों में तय किया जाएगा, जो चुनौतियों के बावजूद सतर्क प्रगति का संकेत देता है। हालांकि कोई बड़ी सफलता की घोषणा नहीं की गई, लेकिन दोनों पक्षों ने आगे के दौर के लिए खुलापन व्यक्त किया और ओमान के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि चर्चा गंभीर थी।
लेबनान और सीरिया ने आज एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अंतर्गत 300 से अधिक सीरियाई कैदियों को लेबनानी जेलों से उनके देश सीरिया भेजा जाएगा ताकि वे अपनी बाकी सजा वहीं पूरी कर सकें। लेबनान की राजधानी बेरूत में सरकार के मुख्यालय में लेबनान के उप प्रधानमंत्री तारिक मित्री और सीरिया के न्याय मंत्री मजहर अलवैस ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका ने पूर्वी प्रशांत महासागर में एक और पोत पर हमला किया है। इस पर मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप था। अमेरिका की सैन्य सेना की दक्षिणी कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो के माध्यम से बताया कि ये पोत पूर्वी प्रशांत महासागर के रास्तों पर मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था। रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर एलेक्सेव आज गोली लगने से घायल हो गए। जांच समिति की प्रवक्ता स्वेतलाना पेट्रेंको ने बताया कि उत्तरी पश्चिमी मॉस्को के एक अपार्टमेंट में अज्ञात हमलावर ने लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्सेव पर कई गोलियां चलाई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने आज ये घोषणा की कि फ्रांस ने ग्रीनलैंड में एक दूतावास खोला है। डेनमार्क के इस स्वायत्त क्षेत्र में राजनयिक मिशन स्थापित करने वाला वो यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि जीन नोएल पोएरियर ने ग्रीनलैंड की राजधानी नुक में महावाणिज्य दूत के रूप में अपना पद संभाल लिया है। यह कदम फ्रांस के वाणिज्य दूत नेटवर्क को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने पिछले महीने कहा था कि दूतावास खोलना एक राजनीतिक संकेत देता है। यह कदम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बार बार की गई टिप्पणियों के बाद उठाया गया है कि वे डेनमार्क साम्राज्य के भीतर एक शासित क्षेत्र ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की इन टिप्पणियों पर पूरे यूरोप में कड़ा विरोध हुआ है। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आज एक शिया धार्मिक केंद्र पर हुए आत्मघाती हमले में 31 लोगों की मौत हो गई और 170 लोग घायल हुए हैं। ये धमाका शहजाद नगर क्षेत्र के तरलाई इमाम बारगाह में हुआ। पुलिस के अनुसार आत्मघाती बम हमलावर को इमाम बारगाह के गेट पर रोका गया था, लेकिन उसने डिटोनेट करके खुद को उड़ा दिया। भारत ने छठी बार अंडर-19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप अपने नाम कर लिया है। फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हरा दिया है। 412 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 41वें ओवर में 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। सुनते हैं समाचार कक्ष से हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार की एक रिपोर्ट। वैभव सूर्यवंशी के 175 रन की पारी की बदौलत भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 411 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंद पर 15 चौके और 15 छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ 175 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान वैभव ने यूथ एक दिवसीय में सबसे तेज 71 गेंद पर 150 रन बनाने का कीर्तिमान अपने नाम किया। साथ ही वैभव का ये स्कोर किसी भी आईसीसी एक दिवसीय प्रतियोगिता के फाइनल मैच का सबसे बड़ा स्कोर है। कप्तान आयुष महात्रे ने वैभव का साथ निभाते हुए 53 रन का योगदान दिया। भारत ने तीसरी बार अंडर-19 विश्व कप में 400 से अधिक रन बनाने का कीर्तिमान भी अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने वर्ष 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में खिताब जीता था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से मलेशिया की 2 दिन की यात्रा पर। अमेरिका और ईरान ने ओमान में परमाणु वार्ता की। फ्रांस ग्रीनलैंड में वाणिज्य दूतावास खोलने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश बना। पाकिस्तान में इस्लामाबाद के एक शिया धार्मिक केंद्र पर आत्मघाती हमले में 31 लोग मारे गए और 170 घायल। और भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हराकर छठी बार अंडर-19 वनडे क्रिकेट विश्व कप जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।